दिलीप हिचकिचाहट के साथ हिम्मत करते हुए कहता है, वैसे तुम इनका करने क्या वाली हो मायाधारी? मायाधारी गुस्से के साथ कहती है, तुझे उससे क्या करना है? मैं इसके साथ कुछ भी करूं, तेरा काम हो गया, अब तू जा यहाँ से। दिलीप मुंह बनाते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? मेरा काम हो गया, मैं जाऊं यहाँ से? ये मेरा नहीं तुम्हारा काम हुआ है। मेरा काम तो कुछ और था। तुमने जो बोला सब कर दिया। मैंने तुम्हें रहने के लिए ठिकाना भी दे दिया और तुम्हारी आंखें भी वापस ला कर दे दी। अब तुम मेरा काम करो। मायाधारी चिढ़ते हुए कहती है, तेरा काम? तेरा कौन सा काम? दिलीप बड़े चाव से कहता है, अरे वाह, तेरा काम क्या हो गया? तू मेरा काम ही भूल गई। इसीलिए इस दुनिया को मतलबी दुनिया कहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारी तरह मतलबी लोग रहते हैं जो काम निकलते ही मदद करने वालों को भूल जाते हैं। मायाधारी अकड़ते हुए भारी लहजे में कहती है, तू फालतू की बातें मत कर। दिलीप, काम बोल अपना। दिलीप मायाधारी को एकटक देखते हुए कहता है, मार दो यक्षिणी को। अपना वादा पूरा कर मायाधारी। मायाधारी चिढ़ते हुए दिलीप से कहती है, मूर्ख दिलीप, उस यक्षिणी को मारना इतना आसान नहीं है। दिलीप हैरानी के साथ मायाधारी से कहता है, पर तुमने तो कहा था तुम उसे मार दोगी। मायाधारी कहती है, हाँ कहा था, पर तू शायद भूल रहा है कि मैंने ये भी कहा था मुझे कुछ वक्त चाहिए। अभी वो यक्षिणी मुझसे ज्यादा ताकतवर है। पहले मुझे भी उसी की बराबरी पर आना होगा, तभी मैं उसका कुछ कर सकती हूँ। दिलीप तुरंत हड़बड़ाहट के साथ पूछता है, तो कब आओगी तुम उसकी बराबरी में? कब तुम्हें तुम्हारी शक्तियां वापस मिलेंगी? मायाधारी धीरे से कहती है, पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते हैं। दिलीप झट से बोल पड़ता है, कुछ कह नहीं सकते मतलब? मायाधारी कहती है, मतलब कुछ नहीं कह सकते हैं, खुद साधक को नहीं पता होता है, समझा? और तू मेरा वक्त और बर्बाद कर रहा है। मैंने कहा ना तुझे, जा यहाँ से और मुझे साधना करने दे। दिलीप कहता है, हाँ जा रहा हूँ, पर भूलना मत, मैंने तेरी मदद करी है और वक्त आने पर तुझे भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। मायाधारी कहती है, मायाधारी कभी अपनी मदद करने वालों को और अपने दुश्मन को नहीं भूलती है, समझा? तूने मेरी मदद की है, मैं तेरी मदद करूंगी। तू बेफिक्र होकर जा दिलीप। अब तू मायाधारी की शरण में आ गया है, और जो मायाधारी की शरण में आता है, मायाधारी उसे कुछ नहीं होने देती है, हमेशा उसकी मदद करती है, समझा तू? दिलीप पलटकर कुछ कहता तो नहीं है, बस एकटक नजर से मायाधारी को देखते रहता है और अगले ही पल वहां से चले जाता है। दिलीप के जाते ही मायाधारी मटके पर अपने दोनों हाथ फेरते हुए कहती है, अच्छा हुआ दिलीप मेरी आंखें वापस ले आया। अब वक्त आने पर इनकी मदद से मैं फिर देख सकूंगी, और फिर एक बार मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई तो मैं उस यक्षिणी को छोड़ूंगी नहीं। जादूगरनियों के जादू का कमाल उसे मैं दिखा कर रहूंगी। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं यक्षिणी, नहीं छोड़ूंगी। मायाधारी उस मटके को रखती है और फिर से साधना करने में लीन हो जाती है। इस तरफ अनुराग लुम सोहपेट बिनेंग की पहाड़ी पर चढ़ाई चढ़ रहा था। पहाड़ चढ़ते चढ़ते काफी वक्त हो गया था, पर उस पहाड़ की चढ़ाई थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। अनुराग को ऐसा लग रहा था जैसे वो जितना चढ़ता जा रहा था, वो पहाड़ उतना ज्यादा आगे बढ़ा होता जा रहा था। चढ़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अनुराग काफी थक गया था और ये थकावट उसके माथे पर पड़ती बड़ी बड़ी पसीनों की बूंदों को देखकर साफ समझी जा सकती थी। पर फिर भी वो धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहा था, क्योंकि उसके मन में रज्जन से मिलने की चाह थी। वो किसी भी कीमत पर रज्जन से मिलना चाहता था और अपने मन के सारे सवाल उससे पूछना चाहता था। वो जानना चाहता था कि आखिर स्वर्गलोक में हुआ क्या था। इसी उम्मीद के साथ अनुराग अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहा था। अनुराग अपने कदम आगे बढ़ाते हुए खुद को हौसला देते हुए कहता है, बस अनुराग, तू पहुंचने वाला है, थोड़ी दूर और। यक्षिणी ने कहा था इसी पहाड़ी के ऊपर वो स्वर्ण सीढ़ियां पहले मौजूद थी। हो सकता है उसका एक आध अंश ही तुझे दिख जाए, वही मेरे लिए काफी है। और सबसे जरूरी तो उस यक्ष का मिलना है। क्या नाम बताया था यक्षिणी ने उसका? अनुराग कुछ याद करते हुए बोल पड़ता है, हाँ याद आया, रज्जन। अगर वो रज्जन मिल गया तो मजा ही आ जाएगा। उससे मुझे कई सारे सवाल पूछने हैं। अनुराग रज्जन के मिलने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी वो अचानक से उदास होते हुए कहता है, पर क्या वो रज्जन मुझे मिलेगा? और यदि मिल भी गया तो भला वो क्या मेरे सवालों के जवाब देगा? अनुराग परेशान होने लग जाता है इस बारे में सोचकर, पर अगले ही पल वो कुछ सोचता है और हाँ में अपना सिर हिलाते हुए बड़े ही उत्साह से कहता है, हाँ वो रज्जन मुझे जरूर मिलेगा। अगर यक्षिणी मुझे मिल सकती है तो फिर वो रज्जन क्यों नहीं मिल सकता?
जिस तरह यक्षिणी मुझे कहानी सुनाती है, उस रज्जन को भी मेरे सारे सवालों के जवाब देने ही होंगे। मैं उसे मजबूर कर दूंगा अपने सवालों के जवाब देने के लिए। आखिर मैं भी एक लेखक हूँ। लोगों से उनकी दास्तां कैसे सुननी है ये मुझे अच्छे से आता है। अपने आप को हौसला देने के बाद अनुराग फिर अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है और कुछ ही देर में वो पहाड़ी के सबसे ऊपरी सिरे पर पहुंच जाता है। ऊपरी छोर पर पहुंचकर अनुराग अपनी चारों तरफ नजर दौड़ाता है, पर उसे सिवाय सुनसान पड़ी चट्टानों के कुछ नजर नहीं आता है। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। चट्टान से नीचे बस एक गहरी खाई नजर आ रही थी जो काफी गहरी थी। अनुराग रज्जन को आवाज लगाते हुए कहता है, रज्जन, रज्जन। पलटकर कोई आवाज नहीं आती है। अनुराग बार बार रज्जन को आवाज लगाए जा रहा था। अनुराग खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, यहाँ पर तो कोई नहीं है। मुझे तो लग रहा है जैसे मैं पहला शख्स हूं जो इतने ऊपर आया हूं, वरना लोग तो नीचे से ही वापस लौट जाते होंगे। जब अनुराग को काफी देर तक कोई नजर नहीं आता है तो कुछ देर आराम करने के लिए वो वहीं पर बैठ जाता है। अनुराग बैठे बैठे खुद से कहता है, ये यक्षिणी की कहानी पूरी करने के लिए ना जाने मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। मिस्टर स्टीफन ने सही कहा था, सब कुछ आसानी से नहीं मिलता है। सफलता पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और कहानी लिखने के लिए कहानी को अपनी जिंदगी देनी पड़ती है। कुछ देर तक अनुराग वहीं पर बैठे रहता है और ऊंचाई से दिख रहे जंगल के नजारे का लुत्फ उठाते रहता है। जब उसका उस जगह से मन भर जाता है तो वो अपना झोला वापस टांगता है और वहां से जाने लग जाता है। अनुराग ने अभी पहाड़ी से नीचे उतरना शुरू ही किया था कि तभी उसे पहाड़ी की चट्टानों पर एक अजीब सी गुफा नजर आती है। उस गुफा के अंदर अंधेरा था, जिस कारण उसके अंदर क्या था वो दूर से नजर नहीं आ रहा था। अनुराग उस गुफा को दूर से ही देखते हुए कहता है, ये कैसी गुफा है? जब मैं आया था तब तो ये मुझे नजर नहीं आई थी, अब अचानक से कहां से आ गई? अनुराग एकटक नजर से उस गुफा को ही देख रहा था। वो गुफा अनुराग को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो गुफा उसे अपनी तरफ खींच रही हो। अनुराग उस गुफा को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहता है, जब मैं आ रहा था तो रज्जन की धुन में था, उसी के बारे में सोच रहा था। हो सकता है कि उसी की वजह से मुझे ये गुफा दिखाई नहीं दी हो। मेरी नजर तो पड़ी हो पर मैंने इस पर ध्यान न दिया हो। उस गुफा को देखकर अनुराग के मन में न जाने क्या आता है। उसके कदम अपने आप उस गुफा की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। चट्टान के एकदम बीचों बीच वो गुफा थी। गुफा के अंदर जाने के लिए ज्यादा स्पेस नहीं था। इतनी जगह थी कि एक बार में बस एक ही इंसान उसके अंदर जा सकता था। एक साथ दो इंसान अंदर नहीं जा सकते थे। अनुराग धीरे से अपने कदम बढ़ाकर गुफा के अंदर घुस जाता है। जब वो गुफा के अंदर घुसता है तो देखता है कि उसके अंदर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। गुफा के अंदर और ज्यादा अंधेरा था। अनुराग फुर्ती के साथ अपनी जेब में से लाइटर निकालता है और उसे जला देता है। लाइटर की लौ की रोशनी में वो देखता है कि पास में ही जमीन पर एक मोटी सी लकड़ी पड़ी थी, जिससे वो मशाल आसानी से बना सकता था। अनुराग तुरंत उस लकड़ी को उठाता है, उसमें अपना रुमाल लपेटता है और लाइटर की मदद से उसमें आग लगा देता है। जब अनुराग उस मशाल को अपने हाथ में पकड़ता है और उसकी रोशनी चारों तरफ फैलती है तो उसके सामने का नजारा देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। अनुराग देखता है कि उसके सामने एक बड़ा सा मैदान था, वो भी पूरे काले पत्थरों का, जैसे वो कोई कोयले की खदान के अंदर हो। उन्हीं की वजह से गुफा के अंदर और ज्यादा अंधेरा हो रहा था और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जहां तक अनुराग की नजरें जा रही थी उसे एक बड़ा सा काले पत्थरों से घिरा मैदान नजर आ रहा था। अनुराग अपने आसपास नजरें दौड़ाते हुए कहता है, ये कैसी जगह है आखिर? इस छोटी गुफा के अंदर इतना बड़ा मैदान होगा, मैंने तो सोचा ही नहीं था। ये तो अद्भुत है। उसी तरह जिस तरह स्वर्ण सीढ़ियां हैं, ऐसा लग रहा है मैं एकदम सही जगह पर आया हूँ, मंजिल करीब है। अनुराग एक गहरी सांस लेता है और मशाल पकड़कर अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। अनुराग बड़े ही जोश के साथ अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहा था। उसे उम्मीद थी कि वहां पर उसे रज्जन मिल सकता था, इसलिए वो रज्जन का नाम पुकारते पुकारते आगे बढ़ते जा रहा था। अनुराग अभी 1 किलोमीटर ही चला होगा कि उसके कदम फिर थम जाते हैं। उसके चेहरे के हाव भाव वापस से बदल गए थे। उसके चेहरे पर वैसे ही एक्सप्रेशन थे जब उसने गुफा के अंदर बड़े से मैदान को देखा था। अनुराग की आंखें खुली की खुली रह गई थी। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। अनुराग अपनी आंखें बड़ी करते हुए सामने देखते हुए कहता है, अब ये क्या चीज है भला? अनुराग की आंखों के सामने इस बार एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 7 की 7 गुफाएं थी, वो भी एक कतार से।
सातों के अंदर घना अंधेरा था, जिस कारण मशाल उनके पास ले जाने के बावजूद समझ नहीं आ रहा था कि उन गुफाओं के अंदर था क्या। अनुराग उन सातों गुफाओं को देखते हुए कहता है, ये क्या, पहले तो एक ही गुफा थी, अब तो ये 7 हो गई। आखिर ये सब चल क्या रहा है? अब पता नहीं किसी गुफा के अंदर क्या होगा। अगर गलती से भी किसी ऐसी वैसी गुफा के अंदर चला गया और वहीं पर फंस कर रह गया, तो फिर कहानी लिखने के चक्कर में मेरी ही कहानी बनकर रह जाएगी। अनुराग सोचने लग जाता है कि वो क्या करे। उसने ये भी सोच लिया था कि वो खाली हाथ तो वापस नहीं जा सकता था। जिस प्रकार से शुरुआत से उसके साथ अजीब चीज हो रही थी, पहले गुफा का दिखना, फिर उसके अंदर मैदान होना, और फिर अब ये 7 गुफा। अनुराग इतना तो समझ गया था कि वो किसी आम जगह के अंदर तो नहीं था। यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ अजीब तो था, जैसे वो किसी भूल भुलैया में आकर फंस गया हो। अनुराग अपना दिमाग लगाने लग जाता है कि वो क्या करे। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सबसे पहले वाली गुफा के मुख के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अनुराग फिर एक और बार मशाल से अंदर झांकने की कोशिश करता है, पर इस बार भी जब उसे कुछ दिखाई नहीं देता है तो वो एक गहरी सांस लेता है और कसकर चिल्लाते हुए कहता है, रज्जन, यक्षिणी मेरी है, वो तेरी कभी नहीं हो सकती। रज्जन, यक्षिणी मेरी है। अनुराग को उसी की आवाज दोबारा सुनाई देती है। अनुराग उसी गुफा के अंदर 2-3 बार यही बात दोहराता है, पर पलटकर कोई जवाब नहीं आता है। उल्टा अनुराग को ही उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। जब 2-3 बार ये बात बोलने पर भी कोई दूसरा जवाब नहीं आता है, तो अनुराग उस गुफा को छोड़कर उसके आगे वाली गुफा के मुख के पास चले जाता है और फिर यही बात दोहराता है, रज्जन, यक्षिणी मेरी है, वो तेरी कभी नहीं हो सकती। रज्जन, यक्षिणी मेरी है, समझा तू? पर इस बार भी अनुराग को ही उसकी आवाज दोबारा सुनाई देती है। अनुराग हर गुफा के सामने जाकर 3-4 बार यही बात दोहराने लग जाता है। एक प्रकार से अनुराग रज्जन को ललकार रहा था। उसे लग रहा था अगर रज्जन वहां पर होगा और उसके सामने नहीं आना चाहता होगा, तो ऐसे पुकारने से जरूर सामने आ जाएगा। अगर वो सच में यक्षिणी को प्यार करता होगा तो। एक एक करके अनुराग 6वीं गुफा के मुख के पास चले जाता है, पर उसके अंदर जब अनुराग चिल्लाता है तो उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद वो 5 गुफा में चीखने के बाद खो चुका था। वो अनुराग जो हर गुफा के सामने जाकर एक ही बात बार बार दोहराए जा रहा था। 6वीं गुफा के अंदर चिल्लाने के बाद एकदम शांत हो गया था, जैसे उसे कोई सांप सूंघ गया हो। अनुराग खुद से बड़बड़ाते हुए धीरे से कहता है, इसका मतलब वो इसमें है। सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की